Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi. This is Abhishek sir, teacher of Excel classes. Welcome to you all on my YouTube channel Excel classes Abhishek sir. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका था और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, एम्पियर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, ईटीसी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। सो अगर आप लोग अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हुए, ये वीडियो अगर देखने जा रहे थे, ये वीडियो को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लिंक हम ऊपर जो आई बटन दिख रही है उस आई बटन पे डाल देंगे और वहाँ से आप आई बटन पे डाल दिए, वो आई बटन क्लिक कीजिए, वहाँ से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अगर पार्ट 1 देख चुके हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। ये जैसा कि हम बताए थे कि ये वीडियो में पार्ट 1 हम लोग पहले से पढ़ चुके, पार्ट 2 है, इसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह भी देखेंगे अगला वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना समय गवाएं। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ से हमारा ये वीडियो स्टार्ट होगा। ओम्स लॉ से पहले का सारा चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, जो लिंक आपके पास आई बटन में दिख रही है वहाँ से आप जा कर के रीड कर लीजिए। अगर देख लिए तो चलिए वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ओम्स लॉ है क्या? ध्यान दें बच्चों, क्लास 10th के सीबीएसई के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना बार पूछा जा चुका है, एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार ये चैप्टर पूछे जा चुके हैं। चलिए ओम्स लॉ कहता है क्या? रखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या है कि अगर कोई वायर है उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रहा है तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो प्रॉब्लम होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का। मतलब कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे यानी वोल्ट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, उसके जगह पे एक कांस्टेंट टर्म लगेगा R, तो V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम्स का फॉर्मूला। तो याद रखें कि ओम्स के नियम में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। लिखिए वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस फॉर गिवन मेटल। तो जो भी मेटल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उस मेटल के लिए जो होगा वो आर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जिस कांस्टेंट का नाम होगा यहाँ पे रेसिस्टेंस। जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा, क्लास 9th में भी पढ़े थे, ग्रेविटेशन सब में था कि कैपिटल G वगैरह क्या था, कांस्टेंट आया करता था, तो उस सब का एक वैल्यू फिक्स होता था। यहाँ भी सबसे आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जिसका क्या होगा रेसिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को प्रूफ कैसे किया जाएगा। प्रूफ करने का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला तो प्रूफ नहीं, इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्लास 12 में प्रूफ है, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ गैजेट सामान की जरूरत होगी। बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। वी कैन इजीली वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब बहुत आसानी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सामान क्या क्या चाहिए वो देखिए। सबसे पहले जो सामान चाहिए वो चाहिए रेसिस्टर चाहिए। रेसिस्टर के बाद ए मीटर के बाद वोल्ट मीटर, बैटरी 1.5 वोल्ट वाला चाहिए, 6 को बैटरी ले लेंगे लगभग। प्लग की चाहिए, प्लग की का मतलब स्विच जो होता है ऑन ऑफ करने वाला। रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर्ड अ सर्किट एज ऑन इन फिगर। उसके बाद जैसे फिगर में हम दिखा रहे हैं उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट तैयार कर लेंगे। और ध्यान रहे कि ये सारे के सारे फिगर को हम लोग सामान का इंस्ट्रूमेंट सबका जो है वो हम यहाँ पे फिगर में दिखा देंगे, और आगे भी अलग अलग से हर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसा कैसा होता है, जो ऑपरेटर्स जरूरत है वो ऑपरेटर्स होता क्या क्या है।
तो चलिए पहले हम लोग फिगर देखते हैं कि फिगर किस टाइप से। ये हमारा जो दिख रहा है आपको फिगर, इस फिगर के हिसाब से हम लोग सजाएंगे। देखिए नीचे लगा हुआ है ए मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसका रियोस्टेट लगा हुआ है। यहाँ पे रियोस्टेट के बगल में रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके यहाँ पे प्लग कुंजी लगा हुआ है यानी कि ऑन ऑफ का। इसके लिए आप एक सर्किट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि उसके सर्किट कुछ इस टाइप का बनेगा। बैटरी, उसके बगल में स्विच, उसके बगल में ए मीटर, ऊपर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट को रुकावट पैदा करता है। और आर एच मतलब हो गया वेरिएबल आर यानी रेजिस्टेंस रियोस्टेट। ये सारा चीज़ लगा देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रूफ करने जाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। प्रूफ करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हो जाएगा क्या कि हम ये पहले जो मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर कर करके और सारा चीज़ लिख रहे हैं। यानी लिखे इनिशियली द की क्लोज एंड देन रियोस्टेट एडजस्टेड टू गेट मिनिमम रीडिंग्स इन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग कि रियोस्टेट को जो एडजस्ट कर लेंगे और मिनिमम रीडिंग पे मतलब सबका समझिए जितना कम से कम हो सके उसका रीडिंग को लिख लेंगे। पहला काम ये हो जाएगा। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, द करंट इन द सर्किट इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल्स ऑफ द रियोस्टेट। रियोस्टेट के स्लाइडिंग कर करके टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। During the process, the current flow the circuit and the corresponding value of potential difference across the resistance वायर आर रिकॉर्ड। उसके बाद उसमें से जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आर का वैल्यू होगा, सारा चीज़ को नोट कर लेंगे फिर। यानी कि धीरे धीरे करंट को बढ़ा करके और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट करते चल जाएंगे। दिस वे डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू वोल्टेज एंड करंट आर ऑप्शन। इस तरह से क्या करेंगे हम, अलग अलग हमको जो है वोल्टेज और करंट वगैरह मिलने वाला है। और जब अलग अलग मिलेगा तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा फाइनली कि हम लोग अलग अलग टाइप से जो उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे लिखिए कि फॉर ईच सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वी एंड आई द रेशियो ऑफ वी आई इज कैलकुलेटेड। वी आई कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये फिगर को ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग क्या किए, एक सर्किट डायग्राम के साथ सजाए हैं। सर्किट डायग्राम में क्या लिखे कि 1.5 वोल्ट वाला 2 गो बैटरी ली है, ठीक है। तो जब 1.5 वोल्ट का 2 गो बैटरी लेंगे तो सिंपल सी बात है, 1.5 दूना 3 हो जाएगा यानी 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट का टोटल बैटरी हो गया। 3 वोल्ट का बैटरी हो गया और एक रेसिस्टेंस जो लगाए हुए हैं वो सपोज कर लीजिए कि 6 ओम का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसा यूनिट ओम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो ओम के नियम से फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जब ये आप आई को अकेला कीजिएगा तो V बट्टे में आर यानी कि 3 बाई में 6 करेंगे तो 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। सेम काम यहाँ पे फिर 1.5 वोल्ट का 4 को बैटरी ले लेंगे। जैसे 4 को बैटरी लेंगे, चारों बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा टोटल ये जो होगा वोल्टेज प्राप्त होगा वो 6 वोल्ट होगा। और 6 वोल्ट में अगर 6 ओम से डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैटरी की संख्या बढ़ा देंगे, 6 को बैटरी कर देंगे। तो 1.5 वोल्ट वाला 6 बैटरी लेंगे जैसे ही तो टोटल हमको 9 वोल्ट प्राप्त होगा। और 9 वोल्ट में अगर 6 ओम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 1.5 एम्पियर। तो इनफैक्ट आप क्या देखेंगे, जितना गुना देखो 3 दूना 6 की है तो क्या हो गया, देखो अगर ध्यान से देखो तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम वोल्ट को बढ़ाएं 3 दूना 6 के 2 गुना किए, इधर मेरा एम्पियर भी क्या हो गया यानी आई का वैल्यू भी 0.5 से 2 गुना 1 हो गया। फिर अगर 3 का तिगुना 9 हो गया तो 0.5 का तिगुना 1.5 हो गया। मतलब क्या देखिए जितना टाइम्स हम v को बढ़ा रहे हैं उतना ही टाइम्स मेरा i भी बढ़ रहा है। हैंस फाइनली वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। इस तरह से हम लोग फाइनली प्रूफ कर सकते हैं कि क्या है कि जितना गुना हम लोग करंट को बढ़ाए उतना ही गुना हमारा क्या हो गया, आई भी बढ़ा। यही हमारा ओम्स का नियम का जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का अगर सेम वैल्यू बढ़ता है तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा कि बीच से क्रॉस कर जाएगा। यानी ग्राफ कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है वैसे ग्राफ आपका क्रॉस कर जाएगा। ये आपका ओम के नियम का ग्राफ भी है। चलिए ओम का नियम लगभग यहाँ पे खत्म हो गया। इसका वैसे भी यूज की कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हमारा कोई इंटेंशन नहीं उसके यूज के बारे में जानने का। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज़, रेसिस्टेंस देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ रेजिस्टेंस जानने से पहले अभी जो हम लोग प्रूफ किए थे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स वगैरह कुछ जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सी छूट गया, इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स क्या है वो देखिए। सबसे पहला ये आपका दिख रहा है रियोस्टेट। रियोस्टेट इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल बीच में जो आपका दिख रहा है स्लाइडिंग टाइप का, उसको आगे पीछे कर सॉरी टेम्परेचर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये आप क्या क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा। तो बीच में जो आपका रियोस्टेट दिख रहा है यानी कि बीच में जो स्लाइड करने टाइप का बटन टाइप का मतलब दिखा है जो आगे पीछे करने का, वो आपका क्या करता है कि करंट को आगे पीछे करके करंट को एडजस्ट करता है। उसके बाद हमारा अगला है ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इस अक्सर आप सोच देखिए रेसिस्टेंस मतलब क्या आता है कि जब हमको ज़रूरत पड़ता है, मान लो कोई बल्ब वगैरह को हम लाइन से जोड़ते हैं और वो लाइन में ज़्यादा ही वोल्टेज मिल रहा था तो हम ये रेसिस्टेंस लगा के बल्ब को लाइन में क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये हमारा अगला जो ये फ्यूज सब दिख रहा है आपको, ये अलग अलग प्रकार का फ्यूज सब, ये फ्यूज सब दिखेगा, इस सब का हम लोग आगे जिक्र करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ठीक है। बगल में भी जो दिख रहा है अलग अलग टाइप का फ्यूज सब है, दिख रहा है ट्रांसफार्मर का फ्यूज है। फिर से क्या करते हैं कि अलग से ये वाला जो फ्यूज है बॉक्सर में लगता है वो फ्यूज है, घर में लगता है वो फ्यूज है, अलग अलग टाइप का फ्यूज सब है। ठीक। और यहाँ पे फिर ये रेसिस्टेंस सब अलग अलग प्रकार का रेसिस्टेंस सब है। सोचो कि मशीन सब में इसका क्या काम होता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब जो लाइन से चलने वाला चीज़ है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलाने वाला चीज़ सब होता है, उस समय ये रेसिस्टेंस सबका ज़्यादातर यूज किया जाता है, रुकावट सबका यूज किया जाता है। चलिए अब हमारा अगला जो है वो हमारा आ गया क्या चीज़, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है वो देखिए। रेसिस्टेंस देखिए कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो चार्ज थ्रू इट। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ने से रुकावट पैदा करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ने नहीं देता, रोकने का काम करता है। रोकने का मतलब क्या है कि उसका अपोज करता है, विरोध करता रहता है। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होता है, यानी ओम यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। जैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का था, इलेक्ट्रिक करंट का था आई था, मतलब इस था एम्पियर था, विद्युत धारा का पोटेंशियल डिफरेंस का था वी था, तो वोल्ट था। इस तरह से सबका ऐसा यूनिट होता है। यहाँ भी ऐसा यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का वो हो जाएगा ओम। ठीक है। अगला टॉपिक है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अब ये बात होती है कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर क्या होगा। तो 1 ओम कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे होकर के अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करे, देन हम उससे जो प्राप्त जो होगा उसका जो मतलब जो रेजिस्टेंस जो से प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 ओम। ठीक है। 1 ओम का डिफरेंस लिख दी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट पासिस थ्रू द सर्किट 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे 1 ओम का डिफरेंस कई बार पूछ चुका है या पूछ देता है। अगला फैक्टर विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड कर, ऐसा फैक्टर जिस पे रेसिस्टेंस क्या करता है डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज, यानी कि रेसिस्टेंस होता है किसी भी यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर, वो होता है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा कि अगर लेंथ बढ़ाते थे कंडक्टर का तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी जितना लंबा करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा रुकावट पैदा होता जाएगा। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि पैप से पानी आप कहीं उड़ेल रहे हैं, पानी मतलब ले जा रहे हैं, तो पैप जितना शॉर्ट छोटा होगा पानी उतना ही क्लियरली निकलता रहेगा। लेकिन पैप अगर वही बहुत बड़ा लंबा लेते चले जाएंगे तो रास्ता में क्या होगा बहुत ज़्यादा जगह पे रुकावट होगा, यानी ब्लॉक होता जाएगा। इससे क्या होगा रुकावट भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो जितना लंबाई हम बढ़ाएंगे इनफैक्ट उतना ही हमारा क्या होगा रुकावट भी उत्पन्न होता चला जाएगा। अगला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या था, तार की मोटाई। तार की मोटाई यानी जितना मोटा तार होगा हमारा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना पतला तार होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब फिर वही एग्जांपल पाइप वाला लीजिए। अगर आपका पाइप बहुत ज़्यादा मोटा है तो पाइप अगर मोटा होगा तो क्या होगा कि पानी को फ्लो होने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पाइप पतला रहेगा तो पानी प्रेशर में बनेगा। इनफैक्ट वही काम यहाँ भी होगा कि अगर आपका तार मोटा है तब तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगी, बट अगर मोटा नहीं है पतला है तो इलेक्ट्रिक करंट को क्रॉस करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, जिसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस भी उसका जो बढ़ेगा। तो यानी कि मोटाई घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मोटाई बढ़े रेजिस्टेंस घटेगा। मोटाई को ही कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट वन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट देन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। बट यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर अगर हम आप बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये कन्फर्म है। ठीक है। चलिए अगला हमारा जो होगा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ये एक रेजिस्टेंस जो मेटल का नेचर पे भी डिपेंड करता है। मेटल का नेचर कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारा जो ये होगा रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कि अगर एल्युमिनियम का और कॉपर का बात करें तो सिंपल सी बात है कॉपर एक अच्छा क्वालिटी का तार माना जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ही कम होता है, और एल्युमिनियम उतना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये हमारा डिपेंड करेगा कि मेटल भी मतलब नेचर भी क्या है मटेरियल का, मटेरियल के हिसाब से भी ये हमारा डिपेंड करता है फैक्टर। ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। अगला हमारा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर से जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा ये रेजिस्टेंस जो हम पहले समझा दिए थे उसको देख लीजिए। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस देखिए ऊपर में हम दिखा रहे हैं कि ऊपर में रेजिस्टेंस का फिगर है, ये जो दिख रहा है आपको ये चीज़ रेजिस्टेंस है। ये क्या करता है कि अगर
कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर कम वोल्ट वाला है, कम वाट का है, उसको हम ज़्यादा वाट पे जलाना है, तो क्या करते हैं, ये चीज़ रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आर की वैल्यू बढ़ जाती है, और आर की वैल्यू बढ़ जाती है तो आसानी से चलने लगता है। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब सीधा समझ लीजिए बिना रुकावट का, यानी कंडक्टर विच जीरो रेजिस्टेंस टू फॉलो द करंट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर हो, उसी को हम लोग कहेंगे सुपर कंडक्टर। यानी पूरा फुल स्पीड, जैसे होता है ना ट्रेन सब में ट्रैफिक अगर क्लियर हो तो पूरा फुल स्पीड निकलते जाता है, शताब्दी एक्सप्रेस में पूरा फुल स्पीड में निकलते चल जाती है। तो उससे क्या होगा, सुपर कंडक्टर होगा तो मतलब बहुत ही तेज़ी से करंट पास कर जाएगा, बीच में रुकने का कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट में रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होगा, कह रहा वेरिएबल रियोस्टेट इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्सेस ऑफ वोल्टेज। रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बना करके रखते हैं, यानी टेम्परेचर को कम या टेम्परेचर भी बोला गया। रियोस्टेट का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा या घटा सकते, उसका काम करता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का फिगर हम लोग दिखाए थे, ये सब तो रेजिस्टेंस अलग अलग का है। यहाँ पर अगर बारीकी से देखते थे सबका अलग लिखा था, कोई जो होगा वो आपका क्या है कि 2 वाट का है, कोई 4 वाट का है, कोई हाफ वाट का है, ठीक है, या कोई 5 वाट का है, ये अलग अलग वाट का रेजिस्टेंस था। और रियोस्टेट का फिगर ये है। रियोस्टेट जो इसमें देख रहे हैं बीच में जो स्लाइडिंग टाइप का दिख रहा है, इसको अगर स्लाइड कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कि बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। अगला है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को लिखा जाता है रो से। रो जो होता है वो क्या होता है कि एक पी के भांति होता है, ठीक है, पी की तरह लिखा जाता है। यहाँ पे फिगर नहीं बन पा रहा था इसलिए नहीं लिखे उसको, कि रो को क्या करें, इट इज़ डिपेंड एज द रेसिस्टेंस, इट इज़ डिपेंड as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flow perpendicular to its opposite faces। यानी कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या करता है कि उससे होकर फ्लो होने वाली जो मटेरियल्स होती है, उसके होकर फ्लो होने वाली जो क्यूब ऑफ मटेरियल्स, यानी कि उससे जितना भी करंट फ्लो होता है उसका परपेंडिकुलर होता है अपोजिट फेसेस का, इसी को हम लोग रो कहते हैं। यानी यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकलता है कि जब पीछे हम अगर आर वाला वन निकालते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या निकला था वहाँ पे कि L/A निकाला था, यानी लंबाई या साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो उसी बीच में अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो रो लगता, उसी को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जो रेसिस्टेंस कह सकते हैं। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी ओम मीटर। Resistivity does not change with the change in length or area of cross sections, but it change with the change in temperature। बिकॉज हम पहले ही बोल चुके हैं कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होता है, रोज से लिखा जाता है, और जब रोज से लिखा जाएगा तो उसकी नेचर थोड़ा सा अलग टाइप से हो जाती है, यानी कि उसकी जो बात होती है कुछ अलग होती है। तो क्या अलग होती है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट होल्ड कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी को ऐसे लिखा जाता है, ये कुछ रेसिस्टिविटी यानी रो इसी को कहते हैं, रो का ये फिगर हो गया। अब रो का फिगर ये है तो इसका मतलब क्या होता था, पीछे जो हम लोग देख रहे थे कि रेसिस्टेंस यानी आर जो था वो क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, किसका, तो लंबाई का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, यानी एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहीं पे अगर हम लोग आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हटाते हैं जो पीछे अभी नेचर में गए थे, तो आर बराबर हमारा हो जाता रो, ठीक है, इनटू एल, ये एल है, L/A, ठीक है, ये हो जाता। तो R इज इक्वल टू रो L/A होता। मतलब क्या समझ रहे हैं कि रो एक क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया, और कांस्टेंट टर्म जो होगा तो यहाँ इसको L और A से कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई बढ़े या नहीं बढ़े, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़े या नहीं बढ़े, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन लेंथ ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसे फर्क किस पड़ेगा कि चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा या घटा करेंगे तो इसमें रेसिस्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना पी के जैसा, इसी को रो कहते हैं। तो ये जो होगा ये एल और ए और आर से इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा घटेगा तो ये रो में अंतर आएगा, क्योंकि रो एक क्या हो जाता है यहाँ पे रेसिस्टिविटी, जो कि कांस्टेंट टर्म का काम करने लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय। तो यानी कि रेंज क्या है रेसिस्टिविटी का, तो रेसिस्टिविटी का रेंज होगा नॉर्मली 10⁻⁻8 से
10⁻⁻6 ओम मीटर तक। तो ध्यान दें कि रेसिस्टिविटी का अभी हम लोग ऐसा यूनिट क्या देखे थे, ओम मीटर था। ओम मीटर क्यों था, तो अगर उसके लिए अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से हम अगेन से आपको बता देते हैं कि जैसे वहाँ पे लिखे थे हम लोग आर इजुकल टू था रो और एल अपॉन में ए था। तो यहाँ से अगर सोचिए कि अगर हम लोग रो को अगर अकेला करने जाएंगे, तो जैसे ही आप रो को अकेला करने जाइएगा तो रो से क्या हो जाएगा कि आर इंटू ए, अब बाय में आ जाएगा क्या चीज़, एल। ठीक है, तो आर इंटू ए बाय में एल, यहाँ से आप आसानी से मैथमेटिक्स जितना जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आर का ऐसा यूनिट यानी रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम गुने ए का मतलब हो गया एरिया का मतलब हो जाता है एम स्क्वायर। ठीक है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे में एल है, एल का मतलब हो गया एम। तो अगर एगो एम से एक ठो एम अगर आप कट कर देते हैं तो बचता हमारे पास क्या है, इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर। ठीक है, तो आर का रो का ऐसा यूनिट क्या बन गया, ओम मीटर बन गया। तो ये आपका रो का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से जो है बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रो का फॉर्मूला हो गया कि रो बराबर होता है रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय में लेंथ। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। चलिए, तो रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगी मेटा ऑफ एलॉय का 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होता है। ये हमारा रेसिस्टिविटी का रेंज है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी इन इंसुलेटर, तो वो मेटल्स का था। इंसुलेटर में क्या होगा, तो इंसुलेटर में ऑब्वियसली बात है कि ये रुकावट बहुत ज़्यादा होगा। तो जब भी रुकावट ज़्यादा होगा तो 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। और सिंपली समझ लीजिए कि इंसुलेटर कहने का मतलब ही हो गया कि यहाँ से करंट फ्लो होने वाला चीज़ नहीं है। और जब करंट फ्लो होने वाला नहीं है जिससे, तो उसका ऐसा यूनिट ऑलरेडी इसका जो रेंज होगा वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, लेकिन मेटल में निगेटिव होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए इसका कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेटल। तो नॉर्मली आपको याद है रेसिस्टिविटी जो होती है एलॉय का, वो जनरली क्या होता है कि मेटल से हाई होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल, एलॉय का इस्तेमाल बहुत सारे जगह पे होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन में आगे आएगा कि टोस्टर वगैरह सब जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करते हैं टेस्टर वगैरह सब, उसमें जो होता है एलॉय का यूज किया जाता है, न कि मेटल का। तो कारण यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, एलॉय का ज़्यादा होता है किससे, मेटल से। ये बात बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है रुकावट ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेयरली एट हाई टेम्परेचर सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। कह एलॉय जो होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ये फास्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। ऑक्सीजन रिएक्शन करने का मतलब कि क्या होता है, ये जलता नहीं है। और जब ये जलेगा नहीं तो सिंपल सी बात है, कॉमनली बात है कि ये क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा। इसीलिए जितना भी हीटिंग डिवाइस होती है, जैसे हीटर हो गया, फिर से टेस्टर बता ही दिए थे, बल्ब आता था पुराना वाला 100 वाट वाला बल्ब सब आता था, येलो वाला बल्ब, इस सब में, तो इस सब में क्या होता है कि एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। और का सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज करते हैं हम लोग कॉपर एल्युमिनियम का यूज करते हैं। कारण क्या है कि कॉपर और एल्युमिनियम का जो होता है वो रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिससे वजह से उससे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता रहता है। नेक्स्ट वन है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब रेसिस्टर को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। कम्बिनेशन का मतलब ही समझ लीजिए कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स कंबाइन टुगेदर इट कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी कि दो या दो से अधिक रेसिस्टर को जो जोड़ा जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दो गो प्रकार का होगा। एक होगा कि टू रेसिस्टर आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज, दे कैरी द सेम करंट। अगर उससे सेम करंट फ्लो हो रहा है, कोई रेसिस्टर अगर हम जोड़ते चले गए एक दूसरे के ऊपर और उस सब में से क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे सीरीज में। और अगर सब में से सेम इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस नहीं कर रहा है, टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल इन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू देम। यानी अगर उससे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी V का वैल्यू अगर सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पैरेलल में माना जाएगा। अब बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल की। तो पहले सीरीज एंड पैरेलल से जानने से पहले यहाँ पे हमारे दो गो फिगर दे दिए, ये दोनों फिगर के बारे में हम लोग जान लेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे फॉर्मूला का। तो पहले रेसिस्टर इन सीरीज में क्या होता है, लिखिए कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए कि R1 का अगर वैल्यू आप ध्यान से देखते हैं तो जैसे यहाँ पे R1 है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया मान लीजिए। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो गया निगेटिव, फिर यहाँ पे अगर ध्यान दें ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो अगर ध्यान दिया जाए कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी पहला का माइनस दूसरा का प्लस, दूसरा का माइनस तीसरा का प्लस, इस टाइप से अगर जोड़ा जाता है एक लाइन से, इसी को कहा जाता है सीरीज में। यानी एक का एंड दूसरे के एंड के साथ अगर जोड़ा जाए तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, सीरीज में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा सीरीज बनाता है। अगला हमारा क्या है कि सीरीज में होगा तो इसका ऑब्वियस बात है फार्मूला का कुछ प्रूफ होगा। अब फार्मूला क्या क्या होगा इसके लिए देख लेते हैं पहले। चलिए करते हैं सर। ठीक है, रेसिस्टर इन सीरीज के बारे में हम लोग जान लिए थे। रेसिस्टर इन सीरीज के बारे में अब क्या है अगला वो देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दोनों की बात करें, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे क्या चीज़ कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट किए थे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बात करते हैं R1 के जगह पे, तो R1 के जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे जो अगर हम V का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो V का फॉर्मूला होता है IR। तो अगर V1 लेंगे तो IR 1 भी हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला हम लोग लेते हैं क्या चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 रेसिस्टेंस। R2 रेसिस्टेंस के अगर बीच में लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा IR2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगला लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R3। तो R3 के बीच में अगर लेंगे तो V3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा IR3। तो इस हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 तीनों का हो जाएगा। तो अगर सब में से I कॉमन ले लेंगे तो I से I कैंसिल, इस तरह से क्या हो जाएगा RS, यानी कि टोटल जो हमारा रेसिस्टेंस बनने वाला है वो हमारा टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जब सीरीज क्या होगा कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेसिस्टर जोड़ा रहेगा तब। अब हम लोग बात करते हैं अगला पैरेलल में। अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, पैरेलल में रहेगा तो रेसिस्टेंस सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है कि रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल्स ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि क्या होगा कि इसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव एक तरफ और पूरा निगेटिव एक तरफ जमा करके अगर जोड़ा जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में सीरीज में रहेगा तो क्या। चलिए रेसिस्टर इन पैरेलल में देख रहे थे। रेसिस्टर इन पैरेलल क्या था, रेसिस्टर इन पैरेलल में हम देखे थे कि जब क्या करता है कि जब एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस के पूरा को मतलब पूरा पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ और नेगेटिव टर्मिनल को एक तरफ जब रख दिया जाता तो उसी को हम लोग क्या कहते थे रेसिस्टर इन पैरेलल, जैसा कि हमारा इस फिगर में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन R1 रेसिस्टेंस I1, इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन R2 रेसिस्टेंस I2, इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन R3 रेसिस्टेंस I3, ये तीनों हमको क्या करना है निकालना है। तो जब तीनों निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा उस हिसाब से जो हम ओम के नाम से जानते थे I1 बराबर हो जाएगा V बट्टे में R1। तो पहला वाला में ये हो जाएगा यानी I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इस तरह से दूसरा वाला में हो जाएगा V बट्टे में R2, तीसरा वाला में हो जाएगा V बट्टे में R3। ये तीनों कॉमनली आ जाएगा। तो अगर फिर समीकरण 1 2 3 बना करके हम तीनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है कि I बराबर, यानी I अलग अलग होगा तो I बराबर जो हम लोग जोड़ेंगे तो I बराबर हो जाएगा मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह से इसका हम अगले में आपको प्रूफ पहले दिखा दें, अगले मतलब ब्लैंक पेज लेकर के पहले प्रूफ इसका कर दे रहे हैं। चलिए जैसे अगर हम लोग वहाँ पे देखे थे कि अगर हम लोग जोड़ते तो क्या होता, पहला वाला हो जाता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह से तीनों को जोड़ देते तो I का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ V बट्टे में R। V अपॉन R होता है तो इस इक्वल टू क्या हो जाता है I1 है तो ऑब्वियसली बात है V बाई R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इनफैक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से निकाल लेते। तो जब भी आप ऊपर V कॉमन लेते तो V कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाता, जब V आप ये कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट बच जाता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनफैक्ट इधर भी था क्या चीज़ V अपॉन R। तो सिंपल सी बात है V से भी कट जाता, V से भी कट जाता तो मेरे पास क्या बच जाता 1 बाई R बराबर सिंपली अगर ये लिख सकते थे मेरे पास बचता है क्या तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3।
यही हमारा जो होता है पैरेलल इन सीरीज का फार्मूला हो जाता है। जैसे सॉरी पैरेलल कम्बिनेशन इन सीरीज का फार्मूला होता है R1 इक्वल टू R2 प्लस R1 मतलब RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और 1/R इक्वल टू निकल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस का नंबरिकल टाइप क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन था वो हम लोग क्या देख लिए, पैरेलल में भी देख लिए और सीरीज में भी देख लिए। अगला है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारा जो है पैरेलल में जोड़ने का जो क्या फ़ायदा है सीरीज के कंपेयर, मतलब सीरीज उतना फ़ायदेमंद नहीं जितना कि पैरेलल फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल में यूज़ करते हैं। तो इसका प्रॉफिट क्या है, ऐसा क्यों है कि हम पैरेलल में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सीरीज circuit when one complete fails the circuit is broken and none of the component work। कर अगर सीरीज में जुड़ा हुआ होगा, गलती से भी अगर एक इंस्ट्रूमेंट या एक रेसिस्टर अगर ख़राब हो जाए तो आगे इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस नहीं करेगा। यानी आप लोग को याद होगा शादी उदी के फंक्शन में एक भुकभुकिया टाइप की जो बल्ब से लगे थे, जिसमें क्या था एक ही वायर पे हर एक बल्ब लगा हुआ रहता है, तो उसमें से अगर एक बल्ब खराब होता है तब वो उस वायर से जुड़ा हुआ सारा का सारा बल्ब खराब हो जाता है, मतलब सारा का सारा बल्ब बंद हो जाता है। तो इसका यही नुकसान होगा, अगर एक भी गलती से खराब हो जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, सीरीज में अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें से आप कोई भी अपने मन के हिसाब से एक या दो बल्ब बंद नहीं कर सकते हैं। बट पैरेलल में क्या था कि जिसकी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको चालू करते हैं, बाकी को बंद कर देते हैं। तो पहला तो मेरा नुकसान यही होने वाला है। दूसरा है डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, कि अगर पैरेलल में है तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करंट ले सकता है, कोई कम करंट वाला होगा, कोई ज़्यादा होगा, मतलब कोई कम शक्ति का होगा, कोई ज़्यादा शक्ति होगा। बट सीरीज में जोड़ने के लिए सबका सेम होना जरूरी पड़ेगा। तीसरा है दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम, करा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेम करंट होना जरूरी नहीं है इसके लिए, लेकिन सीरीज के लिए सेम करंट होना जरूरी है। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट डिसकनेक्टेड और न्यू अप्लायंस विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेज। करा कि पैरेलल सीरीज में क्या होगा, अगर गलती से भी एक खराब भी हो जाता है तो बिना डिफेक्ट किए वो दूसरा क्या रहेगा, चालू करेगा, या कोई एक खराब होगा तो दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सीरीज में क्या था कि वर्किंग पे इफेक्ट पड़ जाता था। यही सब हमारा क्या है, एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का एज कम्पेयर टू सीरीज। यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगला है ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ आपके टॉपिक में नहीं है बट हम ईएमएफ पढ़ा दी है क्या टोटल देखिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कह रहा है कि दो गो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चाहिए, ईएमएफ। द टोटल वोल्टेज होगा द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल, यानी दो सेल के बीच का जो टोटल पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस वही हमारा टोटल वोल्टेज कहला जाता है। वेन सर्किट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब क्या होता है करंट जो होता है फ्लो होता है उस सर्किट से। ठीक है, जैसे इस फिगर से समझ लीजिए, इस फिगर में हम यहाँ पे सेल लगाए हुए हैं, ऊपर टोटल वोल्ट जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे ईएमएफ के द्वारा कह सकते, इसी से हमारा ईएमएफ निकलता है। अगला टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, यहाँ से नॉमिकल टाइप क्वेश्चन से एक्सेस बनता है। हीटिंग इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हीटिंग इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, कि जब किसी भी मतलब लिख देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली टू गेट dissipated entirely in form of heat, this is known as heating effects of electric current। का जैसे ही किसी इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता है तो वो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होती है, कोई सामान जो होता है या फिर कंडक्टर कह सकते हैं, वो क्या होता है कि गर्म होता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर लगातार आप यूज करें, चाहे मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कुछ भी अगर यूज कर देखते हो हीट होता है, यही हमारा हीटिंग इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट से जब क्रॉस करता है तो वो हीट होता है। तो एज यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए कि एनर्जी बराबर हम लोग फॉर्मूला P/T पढ़े हुए थे जो क्लास 9th में था। तो वहीं से अगर ई और एच, क्योंकि एनर्जी और हीट दोनों सेम चीज़ है, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, एच बराबर हो जाएगा VIT। एच बराबर जब VIT होगा तो V का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं IR होता है, जो अभी अभी हम लोग देखे थे ओम्स के नियम में। तो एच बराबर अगर V के जब IR रखेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा एच जो हो जाएगा वो I² RT हो जाएगा। कैसे वो समझ लीजिए, जैसे हम लिखिए यहाँ पे लिखे हुए ना H=VIT, तो सिंपली समझिए अगर V के जगह पे हम लोग लिख देंगे IR और गुने में मेरे पास पहले से IT था, तो सोचिए I और I² R और T रहेगा, तो इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा I² RT हो जाएगा। ये हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया।
और यही फॉर्मूला को जूल्स के नियम में भी लिखा गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी यही है, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सेम फार्मूला हो जाएगा, लगभग सेम चीज़। जूल्स का कहना था कि द स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर, का किसी भी रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस होता है, वो क्या है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ करंट, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी उससे कितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता है उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर देखिए तीनों जगह एच कॉमन लीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा ऊपर का फॉर्मूला हो गया। तो जूल्स का हीटिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए इस तरह से आप एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार कर सकते हैं। एक हीटिंग कोयल लीजिए, हीटिंग कोयल लेकर के वाटर में डाल दीजिए, उसका इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कीजिए, बैटरी वाला पूरा सर्किट तैयार करके, और वहाँ के बाद एक रॉड डाल दीजिए जो क्या है, कैलोरीमीटर है। और कैलोरीमीटर से लगाने के बाद जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करवाइएगा तो थर्मामीटर पे आपको अपने आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मतलब ज़्यादा टाइम होता जाएगा, टाइम बढ़ेगा, अपने आप ये मीटर का जो टेम्परेचर का जो होगा वो टेम्परेचर भी आपका राइज करता चला जाएगा। तो इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्या, देख लेते हैं, ठीक ना। पहला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ देखे जूल्स लॉ वगैरह देखे तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब डेली लाइफ में क्या यूज है। तो डेली लाइफ में हमारा बहुत सारा यूज है। हीटिंग इफेक्ट्स डिजारेबल डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन जो लेते हैं वो, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये सारा का सारा चीज़ हमारा आ जाता है किसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से। तो ये डिजायरेबल है इन सब चीज़ के लिए। हीटिंग वेट इज अनडिजायरेबल, जिसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, किसी लिए तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, इस समय ज़्यादा इस सब का रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पावरफुल कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपियर्स हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। फिलामेंट इज इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। करो जो पीला वाला जो पहले वाला बल्ब आता था उसके बीच में आप स्प्रिंग के जैसा देखते थे, वो जो स्प्रिंग देखते थे वो हमारा क्या था, टंगस्टन हुआ करता था। टंगस्टन का होता था जिसको फिलामेंट कहते हैं, वो टंगस्टन वायर का नाम है, जो एलॉय कह सकते हैं उस टंगस्टन का। तो उसकी खासियत क्या होती थी कि उसके जो है ना रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो क्या था कि पिघलता जल्दी, डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाइट में, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी ऑक्सीडाइज नहीं होता था, क्योंकि अभी भी पीछे देखे थे कि जब ये रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, पिघलेगा नहीं, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होता था। और दूसरा, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसको पिघलाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली, यानी टंगस्टन को पिघलाने के लिए 3380 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए वो जल्दी क्या होता है, पिघलता नहीं था। उसके अलावा भी उसमें एक चीज़ और होती है कि द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोवाइडिंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। कह रहा है कि उसमें क्या करता थे कि उसमें जो है कुछ नोबल गैस को डाल दिया था। नोबल गैस मतलब निष्क्रिय गैस होते हैं, जो गैस क्या करता है, न तो किसी से रिएक्शन करता है और न ही रिएक्शन करने देता है। ऐसे गैस को उस बल्ब के अंदर डाल दिया था, जिससे क्या होता था कि बल्ब में आग नहीं लगती थी और ऑक्सीडाइज नहीं होता था। अगर वो गैस नहीं डाला जाएगा तो उसका ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बढ़ जाती है। अगला हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, यानी किसी कारण से अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज उससे बचाता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पिघल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, यानी फ्यूज जो बना होता है वो प्योर टीन का, एलॉय का, कॉपर का, इस सब का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको हल्का भी टेम्परेचर पड़ने के बाद ये पिघल सकता है। तो इसकी एक अपनी क्षमता होती है, ठीक है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर, फ्यूज को हमेशा जो है जिंदा वायर, लाइव वायर जो होती है उसमें जोड़ा जाता है, और उसमें जोड़ने के साथ साथ क्या होता है कि वो सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज का मतलब एक ही तार पे जुड़ी होती है, वो सिर्फ लाइव वायर पे, कभी भी दोनों वायर पे नहीं जोड़ा जाता है। फिर जो लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है क्योंकि ये जल्दी पिघल सकता है, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट बनाया जाता है कि जैसे टेम्परेचर हाई होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत पिघलना शुरू कर देगा, इसीलिए उसकी टेम्परेचर बहुत ही लो होती है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एप्लियंस, उसके बाद उसमें जो करंट जो फ्लो होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है कि स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ एप्लियंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा
क्षमता होता है। जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक है, 16 एम्पियर का फ्यूज लगा, इसका मतलब आपका यूज होगा 14-15 एम्पियर मैक्सिमम होना चाहिए। कि अगर उसमें गलती से अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ तक थोड़ा देर बर्दाश्त, अगर बहुत ज़्यादा जैसे होगा तो वो क्या होगा, उसकी वायर जो होती है पिघल, मतलब उसकी एक अपनी एबिलिटी होती है, यानी कि फ्यूज पावर होता है। फ्यूज पावर कहने का मतलब क्या है, उसका एक क्षमता आता है जिस टाइम, मतलब कि उसकी एबिलिटी से ज़्यादा, यानी उसकी जो रिक्वायर्ड, उससे अगर जब भी ज़्यादा दीजिएगा तो वायर ऑटोमेटिकली पिघल जाएगा और आपका सर्किट ब्लॉक कर जाएगा, सर्किट टूट जाएगी। सर्किट टूट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि बल्ब वगैरह जो होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का फ्यूज में से ये वाला फ्यूज, पहला वाला जो फ्यूज दिख रहा है आपको, ये आपका क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर कहने का मतलब हो गया स्टेबलाइजर वगैरह सब में देखते हैं। उसके बगल वाला जो ये सब गाड़ियाँ वगैरह में मिलती है, गाड़ी वगैरह सब में वो फ्यूज लगा रहता है। तीसरा वाला भी आपको स्टेबलाइजर वगैरह सब में मिल जाएगा। चौथा फ्यूज सब इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े गैजेट सब में मिल जाएगा। और भी अलग अलग प्रकार का फ्यूज है जो हम आगे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। तीसरा क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में है। अब बात आती है कि हमारा ओवरलोडिंग जो हम देख रहे थे वो सब है क्या। तो ओवरलोडिंग को जान लेते पहले। ठीक है। ओवरलोडिंग करें कि ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स व्हेन करंट फ्लो इन अ सर्किट इट बिकम्स मोर देन द कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सर्किट ऑफ रेसिस्ट ऑफ करंट। इसको जानने से पहले एक फ़ोटो को पहले हम लोग देख लेंगे। ये देखिए ये फ्यूज का है जो घर में आपका लगा रहता है, ये 32 एम्पियर का फ्यूज रहता है। उसके बाद में देखिए ये छोटा छोटा फ्यूज जो अलग अलग मशीन से मदरबोर्ड से खोलते हैं तो उसमें देखते ही होगा, या कोना में जो रेड टाइप का दिख रहा है वैसा होता है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स वाला फ्यूज सबका लिखा हुआ है कहाँ क्या यूज होता है। कार्टिलेज फ्यूज है, फिर से रिवरेटर फ्यूज है, स्विच फ्यूज है जो घर में लगा रहता है, उसका ट्रांसफॉर्मर वाला फ्यूज है, सब अलग अलग प्रकार का फ्यूज सब है। ठीक है। ये भी वही तरह का अलग अलग प्रकार का फ्यूज है जो बैक में दिखाए थे। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस फिगर को देखने से आपको क्या लग रहा है, एक छोटा सा गाड़ी, वो गाड़ी दिखता भी नहीं, गाड़ी पे तो हम पूरा आदमी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी क्या है, ओवरलोडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा लोड होना आता है, यही हमारा कहलाता है ओवरलोडिंग। कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी आप बहुत ज़्यादा सामान को लगा देते हैं, यानी क्षमता से ज़्यादा सामान लगा देते हैं, तो हमारा कहला जाता है ओवरलोडिंग। आई होप क्लियर होगा ये चीज़, फिगर से समझ लीजिए कि देख रहे हैं कितना ज़्यादा लोड कर दिया हुआ है, यानी ज़रूरत से क्षमता, तो ये हमारा ओवरलोडिंग कहला जाता है। तो ओवरलोडिंग मतलब हो गया कि सिंपल सी बात है कि उसकी क्षमता ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखिए सॉकेट एक है और एक सॉकेट में कनेक्ट कर करके कितना लगा दिया गया, 1 2 3 4 5 5 6 को प्लग लगा दिया गया। ये हमारा ओवरलोडिंग का सिंबॉलिक हो गया। अगला हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इफ़ द लाइव वायर and the neutral wire comes into direct contact due to damage of insulations of live wire। अगर किसी कारण से अगर आपका जो दो वायर होता है, यानी एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव तार किसी कारण से अगर सट जाए, एक दूसरे में चिपक जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, शॉर्ट सर्किट। जैसे एक फिगर में देख लीजिए, ये फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्लस वाला तार और माइनस वाला तार दोनों का दोनों तार क्या हो गया, सट गया है। और सट जाने की वजह से इसी का नाम क्या पड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट नाम पड़ जाती है। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक देखते हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद क्या है, तो शॉर्ट सर्किट के बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। आई होप यहाँ से हमारा ये लास्ट टॉपिक चला जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोग बहुत सारा देखते हैं। पावर का मतलब ही क्लियर है, शक्ति ना, पावरफुल, हॉर्लिक्स पीजिए और शरीर की शक्ति बढ़ाइए। मतलब क्या पावर होता है क्या है, हम लोग के बल्ब में जितना भी देखते हैं, बल्ब सब में जो होता है वो पावर पे डिपेंड करता है। 10 वाट 20 वाट 50 वाट ये सब जो कहते हैं, 100 वाट 40 वाट, ये सब वाट क्या है, वाट पावर है। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और डिस्पैटेज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक जो क्रॉस करती है या उससे जो कंज्यूम किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी पावर जो होती है उससे कितना सर्किट क्रॉस कर रहा है, ये हमारा मेन चीज़ होता है। द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम डिस्टर्ब, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपका टाइम के हिसाब से, यानी 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा में कितना इलेक्ट्रिक यूज कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यहीं से हमारा बिजली बिल वगैरह से जो बन के आता है वो यहीं से बन के आता है। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक का पावर को लिखा जाता है पी से। ठीक है, पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर लिखेंगे पी से, पी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई। वी आई का मतलब सिंपल सी बात है कि वी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पी बराबर जो होगा, वी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, आई, वी बराबर जो होगा वो आई आर, और आई है ऑलरेडी तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ से पी का फॉर्मूला पी बराबर आई स्क्वायर आर, या यहीं से अगर वी को अकेला करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर भी इसको लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू। ये हमारा पी मतलब पावर का फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, यानी पावर का जो ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट वो वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। एक ये भी नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होती है। यानी पूछा जाता है कि 1 HP इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट या हाउ मच वाट, तो याद रखना है कि 746 वाट होगी, 746 वाट होती है। ठीक है, वो HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, हिंदी में इसको अश्व शक्ति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू किलो वाट आवर KWH, इट इज ऑल्सो नॉन एज 1 यूनिट। यानी जो आपका बिजली बिल जो आती है वो कॉमर्शियल यूनिट पे आती है। एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा। इट मीन्स डैट कि 1 किलोवाट एनर्जी को हम लोग 1 घंटा तक अगर लगातार यूज करते हैं तो उसी को कहा जाएगा 1 KWH, यानी कि 1 यूनिट। यानी 1000, 1 किलो का मतलब क्या हो गया 1000, तो 1000 वाट अगर आप लगातार 1 घंटा तक यूज कर रहे हैं तो उसको जो है कहा जाता है 1 यूनिट। 1 KWH इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जो हम लोग पहले से भी जानते थे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सोचिए कि 1 किलो का मतलब 1000 और घंटा का मतलब 3600, तो 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अपने आप निकल जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। उसके बाद 1 वाट, 1 वाट किसे कहेंगे, तो ऊपर फॉर्मूला के नाम से फॉर्मूला से कि द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर्स ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। करें ऐसा कोई डिवाइस जिससे 1 एम्पियर करंट को क्रॉस करने के लिए जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग कह देंगे 1 वाट, यानी P इज इक्वल टू VI। वहीं से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और KWH तो सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। यानी 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट को अगर आप 1 घंटा तक लगातार यूज करते हैं उसी को हम लोग कह देंगे 1 KWH, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बल्ब देखिए क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे 100 वाट। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये वीडियो लगभग हमारा लास्ट हो गया। इसका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा ये हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ पहले NCERT का पूरा सॉल्यूशन और उसके बाद ये चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। सो बाय बाय। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें।